Okay, so question 72 clear है? So, Let's see. Yeah. so what is meant by component of A along B? What do you mean component along? Component of A along B. Component of A along B, it is as A cos theta na? We write it component of A along B. So इसका मतलब होता है कि A का component B के along, that means we can write it as A cos theta. So to find A cos theta, we take help of dot product, because in the formula of dot product there is cos theta and A itself. So A and cos theta pick करेंगे, so B will be in the divide. So A cos theta का formula बन जाता है A dot B by B. ये एक Yes, मेथड sir. रहता है वेक्टर along निकालने का. Okay, let's see 75 number. A and B are two vectors and theta is the angle between them. If A minus B is 0, then what can be the possibility? Okay, which of the following is wrong? तो देखो A और B दो वेक्टर हैं बट उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 है. क्लियर? तो आप ये मानो कि सब्ट्रैक्शन अगर कभी मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस वेक्टर है. इट इज नथिंग बट आई कैन राइट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर. क्लियर? तो अब देखो प्रॉब्लम देखो कि यार ए वेक्टर में एक माइनस हमें बी वेक्टर करना है. आंसर 0 आ जाने का मतलब ही यही है कि इसका मतलब है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. नेगेटिव वाला उस तरफ क्या चला गया, पॉजिटिव में चला गया. तो इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो मैंने बताया था कि ऑल द डायरेक्शन शुड बी इक्वल. मतलब सपोज ये बहुत ही अच्छी चीज है यार, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा. दो वेक्टर अगर सेम है, सपोज A1 लिखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये इक्वल है किसी B के विच इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, then it is guaranteed that all components will be same. A1 will be equal to B1, A2 will be equal to B2 and A3 will be equal to B3. ये कंडीशन होती है, ऑल द नंबर्स विल बी सेम. ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया हुआ है. अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल दैट मींस दे आर पैरेलल. सो सपोज एक 2 है और मतलब एक और वेक्टर सेम है, इसका मतलब इनकी सारी डायरेक्शन सेम है ना. सो इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हिच मींस दे आर पैरेलल. सो दे आर पैरेलल because they are similar, so that's why they are parallel. So question क्या है कि which of the following is wrong. तो wrong ये है कि उनके बीच का एंगल 90 नहीं हो सकता. अगर 90 हो जाएगा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. क्लियर? ये हो सकता है कि A 0 हो जाए, B 0 हो जाए और थीटा 0 हो जाए. मेन Sir. कंडीशन क्या है कि उनके बीच का एंगल 90 नहीं होना चाहिए, तो देन पॉसिबल नहीं है. अच्छा सॉरी एक मिनट. सपोज सपोज ए और बी साथ में 0 होंगे, ए माइनस बी है. सपोज ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए, तो मैटर ही नहीं करेगा कि उनके बीच का एंगल कितना है. एंगल कुछ भी रहे, अगर ए और बी 0 हो गए तो आंसर तो 0 ही आने वाला है ना. बट सपोज एक वेक्टर 0 हुआ, मींस सपोज ओनली ए 0 हुआ, तो फिर बी का तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही ना. तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक बात ध्यान देने वाली है कि ए और बी दोनों अगर एक साथ होंगे, मींस दोनों एक साथ अगर कैंसिल होंगे, तभी हम उसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो इसमें जो केस गड़बड़ है वो ये है कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ उनका आंसर आ जाएगा. ओके क्लियर है? बट ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन सही से नहीं है, क्योंकि ए और बी उनमें से अगर कोई एक 0 हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा. दोनों को साथ में 0 होना चाहिए, तब बेटर रहेगा. Okay, after 70 to 75, other doubts? 78. 78. एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस. ये तो यार बहुत स्ट्रेट फॉर्मूला है ना जी. किसने पूछा ये क्वेश्चन? आंसर करें.
यार क्वेश्चन नंबर 78 किसने पूछा है, आंसर करें। ओके ये यार गलत है यार, किसी ने तो 78 पूछा, आई एम आस्किंग 78 नंबर किसने पूछा हुआ है। ऐसा थोड़ा ना है कि अब मैं लैपटॉप से बाहर निकल के आपको मारने लग जाऊंगा। सर प्रजिन पाटिल। हाँ प्रजीत, तो बेटा बताएं आप कि आपने पूछा हुआ है 78 जिसमें हमें एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, आप मुझे एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स का फॉर्मूला बताएं। cos theta is equal to a यस, with a dot b upon ab। ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब बताओ आपको इसमें किस चीज में डाउट आ रहा है, आप इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ मुझे, ये दो सर वो वेक्टर्स का डॉट 5/6 आ रहा है, कितना। 5/6 आ रहा है उसका cos नहीं थीटा का। चलेगा, चेक करते हैं, पहले एक बार देखें, पहले मल्टीप्लाई हमें डॉट प्रोडक्ट बताओ इन दोनों वेक्टर का करके। प्रजिन 5/6 आता है सर। 5/6, मैं कॉस थीटा पूरा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे स्टेप्स पूछ रहा हूँ, आप स्टेप आंसर करो सिर्फ, पहले मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ। 5। ओके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है 5। ओके सो आय का हमने ऐड किया 1 और 2, तो ये 5 कैसे आ गया यार, देखें हमने क्या किया, आई और आई का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1। ओके देन हमने जे और जे का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2। देन हमने के और के का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस 1 होके ऐड होके आ गया 5। ओके तो हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट 5। अब इनके मैग्नीट्यूड्स बताओ। इनके मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड बताओ। √6। ओके सो अगर हम बात करें, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स √6 हो गया ये, क्लियर। सो ये हो गया √6 इंटू, दूसरे वाले की अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 √6। सो इन जनरल कॉस थीटा कितना आ जा रहा है हमारा, ये आ रहा है 5/6। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है बट कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 5/6 किस चीज़ की वैल्यू होती है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फिर लीव कर देंगे यार, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए थे। ओके तो जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा नहीं है, वो बताएं यार क्यों नहीं पूछा। अगर आपको ऐसा कभी लगा कि किसी ऑप्शन में डाउट है तो बाकी लोगों ने पूछा क्यों नहीं है यार, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उनको पूछना चाहिए था यार, ये बहुत गलत बात है, चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग को सिंसियरली देखना पड़ेगा। अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो भेज सकते हैं उसमें से, ठीक है। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 के सारे आंसर्स गलत रहेंगे। 5/8 हम वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू होगी, इसलिए हम बात करेंगे। हाँ कार्तिक बताएं। Sir, if we divide 5/6, we get 0 point something. So if we take 0, consider that 0 then. Okay, of course usually in the exam it doesn't happen, but as it is a practice sheet, of course we can go further. Of course it is good because uh, in the exam we cannot do, but in the exam it should be very clear value, but here because it is a practice sheet, so you can just solve further also, like if you divide it will be like 0.8, then 6 2 3, okay so it will be 0.83 something, clear। so अगर हम 83 वैल्यू देखें ओवरऑल, so जो √3/2 की वैल्यू होती है वो 84 के अराउंड आती है ऑलमोस्ट। सो 1.732 डिवाइडेड बाय 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8 एंड 113.6। ओके तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो वैल्यू है वो
अराउंड मतलब 30 डिग्री की वैल्यू के अराउंड आ सकती है। ओके, सो इन दैट केस आंसर हो जाएगा हमारा π/6। 5/6। ओके, तब भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चाहिए तो अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट π/6 जैसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट तभी नहीं मैच कर रहा है कुछ। ओके, किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या? ठीक है, सर आंसर मैच नहीं होता। हाँ चलेगा। अगर ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता ना, तो वो थोड़ा सा इन्फॉर्म करना होता है हमें, कंफर्मेशन लेना होता है फाइनल की क्या दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, इस टाइप में। ठीक है, चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं, अप टू 85 एनी अदर डाउट? सर 82। 82। 82 82 ओके, 82 ठीक है चलेगा, 82 डिस्कस कर लेते हैं। 82 में अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है दैट दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है एट 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, सो 90 डिग्री का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो करा दो। तो आप इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट जीरो कराओ। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट जीरो कराओगे, तो अगर मैं ए डॉट बी यहाँ पे करने जाऊंगा और उसे इक्वेट करके जीरो के इक्वल कर दूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट में देखो आई आई का मल्टीप्लाई होगा, मतलब होगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू, प्लस होगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू। अब ये बताओ कि ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? cos a minus b। कॉस ए माइनस बी का, वेरी गुड, कॉस ए माइनस बी का। सो ये कुछ हुआ कॉस ए और ये हुआ हमारा बी। सो कॉस ए माइनस बी जैसा ये फॉर्मूला दिखने लग गया है। सो इसका मतलब हम इसे कर सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। सो ये हो गया जीरो, और अगर हम इसे देखें तो ये बचेगा कॉस ओमेगा टी बाई टू। अच्छा, जीरो किसकी वैल्यू होती है? हम पाई बाई बात कर सकते हैं कॉस 90 की, मतलब कॉस पाई बाई टू की ये वैल्यू होगी। तो अभी इक्वेट कर दो, ओमेगा इंटू टी इज बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। तो देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ जाएगी पाई पाई बाई बाई ओमेगा। ओके, सो 82 क्लियर है। तो बेसिकली वही डॉट प्रोडक्ट का मेथोडोलॉजी हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, नेक्स्ट बताएं। सर हाँ हर्षदा बोले। करो। विच वन? आई वाजंट एबल टू हियर। आप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं डाउट्स। विच क्वेश्चन नंबर? सर 84। ओके, 84। लेट्स डिस्कस 84। देखें यार, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टेस्ट शीट, प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन सॉल्विंग के पैटर्न क्या है, ये बहुत फोकस रखना चाहिए और सब लोग को सॉल्व करना चाहिए, एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट करके एकदम सॉल्व करना है आप लोगों को। चले तो 84 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है देखो, पी क्रॉस क्यू में एक मैग्नीट्यूड बना हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिख सकते हैं क्रॉस का फॉर्मूला, वो होता है पी क्यू इंटू साइन थीटा। और इधर पे लिखा है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट होता है पी क्यू इंटू कॉस थीटा। सो अगर देखें तो पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अभी क्या है, या तो आप ये गेस करो कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किसकी वैल्यू सेम होती है, तो हमें पता है कि 45 डिग्री में दोनों की वैल्यू सेम होती है। और आप ये कर सकते हैं कि कॉस थीटा को इधर डिवाइड में ला सकते हैं। सो ये आ गया कॉस थीटा, तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, ये टेन थीटा बन गया ना, 1। और हमें पता है टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। तो यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं 45 डिग्री कि जो पी और क्यू है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर है अभी? यस सर। एग्जाम में था। ओके, नेक्स्ट। ओके, अप टू 90 बताएं। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 90?
Sir, 89. 89. Okay. Any other question? Till question number 90. Any other doubt? सर 90. 90. Okay. चले बात करते हैं. What is the torque? ओके तो टॉर्क आपको पीछे जिन लोगों ने ध्यान दिया हो क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं पे आपको टॉर्क का फॉर्मूला आया होगा. R अगर into हम F. बताएं तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रख लेना है. जो टॉर्क होता है उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसा स्टाइलिश टाइप का टी समझ लो. टी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो ये अगर हमने याद रखा तो काम बन जाएगा हमारा. डन. बट अगर आपको ऐसा कभी रहता है डाउट तो थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट में देखें. प्रैक्टिस शीट में कहीं ना कहीं पे जहां पे वेक्टर प्रोडक्ट होगा, कहां पर है वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ, तो वहां पर होपफुली एक दो क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला दे देता है. ओके लेट्स सी, नहीं है, स्केलर में भी नहीं है, वेक्टर में भी नहीं सर है. 63 क्वेश्चन नंबर. 63 क्वेश्चन नंबर. ओके वेरी गुड, वेरी गुड यार. क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से है उसको हम टॉर्क के फॉर्मेट में देखते हैं, और जो डॉट प्रोडक्ट से वो सिर्फ वर्क होता है. तो आप ऑप्शन में से देख सकते थे कि आंसर सही है सी पार्ट. सो इसका मतलब आर क्रॉस एफ से डिफाइन है टॉर्क. तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा अपना स्ट्रांग रखना है. तो मुझे लगता है अभी कुछ बचा नहीं है, हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है. तो यार वो तो आपको पता ही है, आई जे कर दिया, 3 2 3 कर लिया, 2 -3 and 4, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया. तो मुझे लगता है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखें 90 नंबर. ओके 90 नंबर में देखो यार फिगर वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि F1 कौन है, ये F1 है, आई गेस A to B वाला F1 है. सो ये हो गया हमारा F1 वेक्टर. F1 वेक्टर है कुछ इस तरीके का. फिर है F2 वेक्टर. सो F2 वेक्टर है कुछ इस एरो का, एंड F3 वेक्टर है इस एरो का. देखो यार रिजल्टेंट कौन है, इसका मतलब क्या कोई रिजल्टेंट है हमारे पास? बिल्कुल है, F3. F3. ये. सो F3 इज अवर रिजल्टेंट. अगर नहीं होता तो नेगेटिव टाइप का रिलेशन आ जाता. सो F3 इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2. देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, F2 पूछा है क्या? तो नहीं, F3 पूछा है. F3 यही हो जाएगा बस. अगर F2 पूछता तो फिर F3 माइनस F1 टाइप लिखते हैं. ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक. व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 so that the total torque about O is 0? Of course. So total torque 0 मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. सो नेट रिजल्टेंट जब 0 होगा तभी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि टॉर्क R क्रॉस F था ना. अगर R 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 होगा, बट R तो 0 है नहीं, R तो सब में यूज ही होगा. सो इसका मतलब F नेट को 0 होना पड़ेगा. ओके क्वेश्चन 91 to 95 बताएं. 92. 94 सर, मुझे नहीं आया. ओके सो 92 एंड 94 चलिए डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, सो इफ दीज टू वेक्टर्स आर A एंड B आर वेक्टर, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है. तो ये सिंपल मैथ लगाएंगे ना. मैंने बताया था ना, जैसे सपोज x प्लस वाई और मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 2 से, तो क्या करते हैं, पहले x का दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y का इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाएगा. तो इसमें इतना टेंशन लेने जैसी बात नहीं थी. ये लिखा हुआ है a प्लस बी और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी. तो पहले तो करा देना है a का क्रॉस. सो a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b. देन अब b एंड a का करेंगे. सो प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b. अभी हमें पता है कि a डॉट a तो a स्क्वायर आता है, बट बिकॉज क्रॉस है तो एंगल तो इनका बीच का 0 होगा, तो ये आएगा 0 माइनस a क्रॉस b प्लस. अभी देखो b क्रॉस a और a क्रॉस b में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है. सो इसका मतलब मैं a क्रॉस b को चाहूँ तो बिकॉज सारे ऑप्शन में b क्रॉस a दिख रहा है, इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे किसमें?
ए क्रॉस बी को उल्टा करेंगे बी क्रॉस ए में लिखने का, तो ए क्रॉस बी को हम नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, जबकि डॉट में सेम होता है, डॉट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बी क्रॉस ए और ये भी हो गया 0, तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 2 into B cross A. ओके गुड। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, बट सिंपल मैथमेटिक्स टाइप से अप्रोच करेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 94। ओके, सो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दीज, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें कि लेट्स से ये पैरेललोग्राम था और ये हमने दो एक्सटेंडेड वेक्टर्स कंसिडर किए, तो इसमें हमें पता रहता है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एक डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल हुआ, तो हमें पता है कि डायगोनल नंबर 1 जो होगा D1 वो होगा वेक्टर a प्लस बी, जबकि क्वेश्चन में दिया है वो कितना है, वो है 2i कैप, डन। फिर दूसरा दिया है D2, वो कितना होगा, वो होगा a माइनस बी और वो है 2j कैप। अब आपको ये वेक्टर फाइंड करना है और आपको एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस बी। तो बेटा दो इक्वेशन है, इट इज लाइक x एंड y, इट इज लाइक कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2i कैप है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2j कैप है। तो आप समझ नहीं पाए क्या कि कैसे निकाल सकते हैं इसे, समझ आया कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सम करें, तो जब इन्हें सम करेंगे तो y y कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप। अब 2 का डिवाइड दे दो तो x क्या आ गया, x आ गया i कैप प्लस j कैप, और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2i कैप और x की वैल्यू हमने रख दी है i कैप प्लस j कैप प्लस वाई इज इक्वल टू 2i कैप। तो ये i उधर माइनस जाएगा, j माइनस जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, i कैप माइनस j कैप। तो x एंड y हमें पता चल गया, यही हमारे मेन है, यही a एंड b है, इनका क्रॉस करा दो। क्लियर है? यस सर। किसने पूछा था, आयुष आपने ना? हाँ यस सर। समझ आया ना अभी? यस सर। ओके गुड, चले। सो अप टू 95, एनी अदर डाउट? No, sir. ओके वेरी गुड यार, लेट्स से 96 to 100 देन। No, sir. 97. एनी अदर अप टू 100? सर 100 में वो एक 100 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं? ओके चलेगा, देखते हैं इसे, बात करते हैं 100 की भी। चले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं पहले। तो 97 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि टू वेक्टर्स का वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर आना चाहिए। तो बस आपको देखना है कि विच इज नॉट वेक्टर। तो देखो ये तो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर होता है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होती है। समझ आया ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू डॉट फोर्स वेक्टर। ओके क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके सर। good, so let's say next one, 100th one. The points P and Q have the coordinate this and this, what is the magnitude of PQ। तो ये तो आपको बताया है ना कि P ये एक पॉइंट है, Q ये एक पॉइंट है, and how we define PQ vector, we define like this, PQ vector is simply representing this one. So the vector PQ is always Q vector minus P vector, always remember, it is like a position, यस सर। okay। Next up to 105,
ओके, सो अब टू 110 बताएं। 106. 106 and 107. 106 and one more doubt is there regarding 107. Okay, any other till 110? Okay, नहीं, चले बात करते हैं 106 देखते हैं पहले। 106 देखें, a ray of light is traveling in this direction, incident on a mirror, after reflection it is moving in this direction, what is the angle of incidence? तो यार ये तो लाइट वाला क्वेश्चन हो गया ना, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मिरर है और रे आ रही होगी फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो पहले दोनों वेक्टर को ड्रॉ करो, देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि मिरर कहाँ पे है। तो पहले वेक्टर ड्रॉ करते हैं, बताओ पहला वेक्टर है इंसिडेंट I प्लस 3j, सो I प्लस 3j होगा कहीं यहाँ पे, सबको समझ आया? Yes. ये वेक्टर है हुआ इंसिडेंट, Yes. इंसिडेंट। अच्छा, फिर रिफ्लेक्टेड कहाँ है? रिफ्लेक्टेड है I माइनस जे, तो I प्लस है और माइनस जे है यहाँ, ये समझ आया? ये रिफ्लेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है यार, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये मिरर है, इसका मतलब तो उल्टा हो जाएगा ना, अगर ये मिरर होगा तो इंसिडेंट ऐसे आनी चाहिए थी ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब गड़बड़ हाँ। यहाँ पर ये है कि हमें थोड़ा सा वेक्टर को अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये जो इंसिडेंट वेक्टर आया हुआ है ये कहाँ से आया है। वेक्टर को हम कहीं और भी तो सेट कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब इस इंसिडेंट को हम यहाँ पे भी तो फील कर सकते हैं ना, इंसिडेंट को। सो ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो अभी क्लियर फील हो रहा होगा कि हमारे पास इस इंसिडेंट का काम हमें नहीं है, हमें इसका बैकवर्ड देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से एरो आ रहा है। आपको देखने में लग रहा है कि सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, नहीं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो एरो इस तरीके से होना चाहिए था। सो एरो इस तरीके से है, इसका मतलब ये अभी भी इस क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि जहां पर एरो है वहीं से हम ऐसे क्वाड्रेंट बना देते हैं इस तरीके से। तो देखो अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऐसा नहीं फील करने लगना है कि सर आपने उसे फर्स्ट से थर्ड में रख दिया, नहीं, इस वाले को हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बताया था ना, वेक्टर को कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। क्या होगा, इसके लिए फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखो ये फर्स्ट में ही है, इसके लिए फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखो ये फर्स्ट में ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये थर्ड में नहीं आ गया, अभी भी वन में। तो अभी क्लियर है कि मिरर कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब इसका एंगल किस एक्सिस के साथ चाहिए हमें, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल चाहिए था। क्लियर? और अगर आप मिरर ऐसे मान लेते तो आप इंसिडेंट एंगल इसे बोल देते ना, नॉर्मल के साथ हम इसे एंगल बताते हैं, तो आंसर गलत हो जाता। मतलब आपको ये एंगल है बताना है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी एंगल निकालना तो आपको आ गया होगा, दो वेक्टर्स है, इनका जे कैप के साथ एंगल निकालना है, माइनस जे कैप के साथ। समझ आया? कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? जे कैप के साथ एंगल चाहिए तो होता है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। क्लियर? सो जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, √3/2। डन? सो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, दैट इज √3/2 अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ होल वेक्टर, ये पूरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। सो आई गेस ये आ जाता है 1। सो आंसर आ जाता है √3/2। अब √3/2 देख लो, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, सॉरी कॉस में 30 डिग्री की। 30. आंसर हो जाएगा 30। क्लियर? लेकिन अगर आप ये वाला आंसर करते तो फिर आंसर 60 होता। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस चीज को। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। क्लास 10th में देख रहे हो आप कैसे हम 10th की फिजिक्स में भी कैसे उसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं वेक्टर को यूज करके। ओके, क्लियर है ना ये 106? Yes, sir. ओके, एक सेकेंड होल्ड करें जस्ट। ओके, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, 106 हो गया।
107 हमें डिस्कस करना है। ओके, देखें क्वेश्चन काफी बड़ा है। 107 द मोशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन है। ओके, पहली बात तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये आगे हम जाके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जिसमें एक वेक्टर है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देन वी कैन ऑल्सो स्टडी द मोशन इन सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें बताना है। तो अगर हम बात करें आर कैप की, कि आर कैप जो है वो इस तरीके से डिफाइन है सर्कुलर में, ये जो आर कैप है, और जो थीटा कैप है वो डिफाइन है इस तरीके से, आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर कैप एंड थीटा। हाउ विल यू एक्सप्रेस आई एंड जे इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो बेसिकली यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो गया। अगर हम बात करें कि हमें आर और जे दे दिया है और हमें उल्टा रिवर्स चीजें फाइंड करनी है, क्लियर। तो ये रिवर्स कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो ये हम बहुत ही सिंपल वे में देख सकते हैं, एक सर्किल बना के, क्लियर। सर्किल बना के कैसे देख सकते हैं, सपोज ये एक सर्किल है और ये है क्या, आर और थीटा किस टाइप की चीजें हैं। आर वेक्टर जो होता है वो पोजीशन को बताता है, क्लियर, आर वेक्टर है वो पोजीशन को बताता है। बट जो थीटा कैप है, आप फील करो क्या है, साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो जरा इन दोनों का डॉट करा के चेक करो, डॉट करा के एकदम क्लियर हो रहा है कि आर कैप और जो थीटा कैप है उनका डॉट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप चेक करके देखें, आर कैप और थीटा कैप दोनों का डॉट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका डॉट 0 है तो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक आर कैप है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो जो थीटा कैप होगा वो एक टाइप का टेंजेंशियल वेक्टर होगा। डन। तो ये हो गया हमारा आर कैप और ये हो गया हमारा थीटा कैप। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों वेक्टर को इनडायरेक्टली सेट करना है आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में। मतलब अगर मैं बताऊं तो आर को लिखना है आपको आई और जे में, और इस थीटा को भी लिखना है आई और जे में, और काम बन जाएगा, क्लियर। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि थीटा किस तरीके से डिफाइन है। तो थीटा अगर हम बात करें तो थीटा ये ओरिजिन से हमें थीटा गिवन है, क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई कैप है उसमें देखो किसका किसका कंट्रीब्यूशन आने वाला है, उसमें आएगा आर कैप का कंपोनेंट और थीटा कैप का अपोजिट कंपोनेंट। तो इस फिगर को मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आर कैप के जो कंपोनेंट होंगे वो ऐसे देखेंगे आपको इस तरीके के, ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा। और ये जो थीटा है इसके कंपोनेंट खुद कैसे दिखेंगे, इसके कंपोनेंट इस तरफ है ना, ये वाले क्वाड्रेंट में, तो इसके कंपोनेंट दिखेंगे आपको, इधर एक दिखेगा और इधर एक दिखेगा। डन। तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो जाएगा थीटा का कौन सा पार्ट, अगर ये थीटा है तो ये एक्सिस थीटा हो जाएगी, मतलब ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन है वो यहाँ पे थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इसका मतलब ऊपर आएगा थीटा का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और नीचे आएगा थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये आ जाएगा। अब देखो आई में क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, देखो सबट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और जबकि ये जो दो वेक्टर है ये दोनों ऊपर की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं। तो जे कैप के लिए ऐड होंगे दोनों वेक्टर, जबकि आई कैप के लिए दोनों वेक्टर क्या होंगे, सबट्रैक्ट होने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू समझ सकते हैं। तो अभी क्लियर समझ में आया सबको, किसी को इसमें कुछ डाउट? नो सर। आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वेक्टर है, ठीक है, ये कैप वेक्टर है जो भी दिया है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा साइन थीटा। और ऊपर दोनों ऐड होंगे, मतलब आर साइन थीटा और थीटा कैप कॉस थीटा। अभी ये याद रखना है कि आई और जे परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ट्राई करना कि दोनों कैंसिल आउट हो जाए अगर हम डॉट कराएंगे। तो देखो डॉट कराएंगे तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, मतलब 0 आ जाता है, इस टाइप पे देखना है। तो इस तरीके से हम ये चीजें ध्यान दे सकते हैं। एट द एंड जो ये सर्कुलर मोशन है, ये हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे कि इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और इसको टेंजेंशियल वेक्टर बोलते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए एटलीस्ट हम
ये थॉट दे सकते हैं। क्लियर है? ओके, किसी और ने सॉल्व किया? किसी ने ये क्वेश्चन किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया? क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं रहा होगा ये टेंजेंशियल और ये वेक्टर, तो आपने कोई और मेथड अप्लाई किया? किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? नहीं सर। No, sir. ओके ठीक है, चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ है तो आप थोड़ी मैथमेटिकल ट्रिक भी लगा सकते हैं। मैथमेटिकल ट्रिक मतलब अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बट जब आप काफ़ी सारी मैथ पढ़ लेंगे तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे यहाँ से कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम यहाँ से आई और जे फाइंड करने का ट्राई भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था ना, फील इट लाइक ABCD XYZ, तो कुछ इस तरीके से फील करो कि x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू नहीं, a इज इक्वल टू है cos थीटा इंटू x प्लस साइन थीटा इंटू वाई। मैं i और j को x और y की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। i को मैं कह रहा हूँ x और j को मैं कह रहा हूँ y, और a हमारा क्या है? a है हमारा r कैप, और b हो गया थीटा कैप, ये हो गया b, और ये गिवन है हमें माइनस साइन थीटा x प्लस कॉस थीटा y। यार अब देखो जुगाड़ लगाओ और एक्स वाई फाइंड कर लो। समझ गए ना इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैंसिल करने का ट्राई करो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूँ तो मैं कुछ मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूँ। सपोज ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, हमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बट कब? अभी नहीं होगा। अभी क्या जरूरत है? इसमें हम मल्टीप्लाई करा दें साइन थीटा का, और इसमें मल्टीप्लाई करा दें किसका? कॉस थीटा का। देखो तब काम बन जाएगा। समझ में आया क्या? ये मेथड भी सबको समझ में आया कि बेसिकली हम एक्स वाई को ऐसे कॉमन मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं। सो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। इस इक्वेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करें, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं कि इससे आंसर आ रहा है या नहीं। सबको समझ में आ रहा है इस तरीके से सॉल्व करना? जल्दी से ट्राई करें। और ए को हम मानेंगे आर कैप जैसा, बी को मानेंगे थीटा कैप जैसा, ए बी के टर्म्स में एक्स और वाई निकालने का ट्राई करो। ओके क्लियर है, ये सारा है। किसी ने फाइनल आंसर ट्राई किया, चेक किया वाई की वैल्यू आ रही है? साहिल आपने ट्राई किया? नहीं यार, देखे ना, हमें मल्टीप्लाई कराना है साइन का और कॉस का। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स, प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई। यहाँ पे देखिए बनेगा बी, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई। अब देखो, अब ऐड करेंगे ना दोनों को, तो थोड़ा सा ध्यान दो यार, काफी सिंपल था। ये दोनों ऐड करेंगे, क्या बन गया? ए साइन थीटा प्लस b बी cos theta कॉस थीटा is इज equals to 1. वाई, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1. होता है 1 हो जाता है। तो इसका मतलब देखो वाई की वैल्यू आ गई ना, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस b थीटा, cos और ए बी की वैल्यू हमें पता है, और वाई पता है कि जे कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। डन? ओके नेक्स्ट, देन अप टू 110 बताएं। 110 हो चुका, अप टू 115, अच्छा 112 तक ही है, तो बताएं यार अप टू 112 एनी अदर डाउट?
No, sir. ओके गुड, दैट मीन्स ये प्रैक्टिस शीट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यार कंप्लीट हो गया है ये प्रैक्टिस शीट आप लोग को। ओके अच्छा ये बताओ, ये नेम को होस्ट नेम से कौन है, आंसर करें। को होस्ट नेम से कौन एडेड है और ये हट भी गया। यार इस तरह नहीं किया करें, प्रॉपर नेम के साथ आप ऐड हो, ऐसा रैंडम सा नेम रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जूम में पूरा डिटेल होता है, कौन से स्टूडेंट ने क्या बोला, सारा कुछ पूरा डिटेल रहता है, सारे ऑडियो क्लिप्स अलग अलग रहते हैं सारे स्टूडेंट्स की। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोग की जिससे थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन पड़े। ओके तो यार ये प्रैक्टिस शीट इनफ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैंने 2 बुक रिकमेंड की थी, आपको मैंने की HCV, आप HC वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने एक रिकमेंड की थी DC पांडे। सो ये 2 बुक्स हैं, आप लोग सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। जेई वाले, नीट वाले भी HCV तो ट्राई कर ही सकते हैं, DC पांडे का नीट वाला वर्जन भी आता है, मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ था बुक का कवर। सो वो नीट वाले बुक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी ये बुक सॉल्व हो जाती हैं। सो सिर्फ जेई वाले के लिए बोल रहे हैं, नीट वाले को रिक्वायर्ड नहीं है कि उनको सेनगेज लगाने की, बट जो जेई वाले हैं जिनका DC पांडे भी कंप्लीट हो जाता है वो सेनगेज सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रैक्टिस शीट 100 क्वेश्चन इनफ नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचे कि आपको 100 क्वेश्चन आ गए तो पेपर में सब बन जाएंगे, इसके बाद भी आपको एटलीस्ट 2-3 बुक से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके तो यहाँ से यार वेक्टर